हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कलाम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की, और चैप्टर का नाम है विलयन या सॉल्यूशन। चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? विलयन या सॉल्यूशन। आरपीएससी में इस चैप्टर से लगभग 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं। तो आइएगा, समय को व्यर्थ किए बगैर शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो की। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि विलयन होता क्या है। तो देखिएगा, विलयन क्या होता है। विलयन को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको विलयन की परिभाषा ध्यान रखनी है कि विलयन होता क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। जैसे हमने ग्लूकोज को जल में घोल दिया, तो ग्लूकोज और जल का जो समांगी मिश्रण होगा, उस समांगी मिश्रण को क्या कहा जाएगा? विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? विलयन कहा जाएगा। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे हमने ग्लूकोज को किस में घोल दिया? जल में। तो ग्लूकोज जब जल में घुलेगा तो एक समांगी मिश्रण बनेगा, और इस समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। समांगी मिश्रण का क्या मतलब होता है? समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जिस पदार्थ को हम घोल रहे हैं और जिस पदार्थ में हम उसको घोल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जिस पदार्थ को हम घोलते हैं उसे विलय कहा जाता है। यानी मैं कह सकता हूं कि विलयन जो होता है उसके भाग की अगर हम बात करें, विलयन के दो भाग होते हैं। विलयन के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। विलयन के बच्चों कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक को हम कहते हैं विलेय, एक को हम कहते हैं विलायक। एक को हम कहते हैं विलेय, एक को हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो जिस पदार्थ को हम घोलते हैं उसे विलेय कहा जाता है, और जिस पदार्थ में हम घोलते हैं उसे क्या कहा जाता है? विलायक कहा जाता है। तो समांगी मिश्रण का क्या मतलब होता है? समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि विलेय पदार्थ विलायक में एक समान रूप से वितरित होगा। यदि विलेय पदार्थ विलायक में एक समान रूप से वितरित है तो इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। और यदि विलेय पदार्थ विलायक में
एक समान रूप से वितरित नहीं है, एक समान रूप से वितरित नहीं है, तो इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। तो देखिएगा, आपसे पूछ ले कोई कि विलयन के कितने भाग होते हैं, तो आप कहोगे विलयन के दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं विलेय, एक को क्या कहते हैं विलेय, एक को कहते हैं विलायक। विलेय मीन्स सॉल्यूट और विलायक मीन्स सॉल्वेंट, है ना। तो विलयन के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं विलेय, एक को क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। यदि विलेय पदार्थ विलायक में एक समान रूप से वितरित है तो इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं, और यदि विलेय पदार्थ विलायक में एक समान रूप से वितरित नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। जो विलयन होता है ना, वो कैसा होता है बच्चों, विलयन कैसा होता है, समांगी होता है। विलयन कैसा होता है, समांगी होता है, यानी समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आपसे कोई पूछे कि विलयन के कितने भाग होते हैं, तो आप कहोगे कि विलयन के दो भाग होते हैं, एक भाग को विलेय कहते हैं और एक भाग को क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहा जाता है, और विलयन का वह भाग जो प्राय या सामान्यतया अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। तो बहुत इजी सी बात है, बहुत बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि विलेय का मतलब विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में उपस्थित हो, और विलायक मीन्स विलयन का वह भाग जो सामान्यतया अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। आगे देखिएगा, विलयन के मैंने आपको कितने भाग बताए, दो भाग बताए। एक भाग को हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, विलेय यानी सोल्यूट। क्या परिभाषा होती है इसकी, बताई मैंने आपको अभी कि विलयन का वह भाग, विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। एक होता है विलायक, विलयन का दूसरा भाग क्या होता है, विलायक होता है। विलायक की परिभाषा क्या होगी देखिएगा, विलायक, विलायक को इंग्लिश में अभी मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। देखिएगा, विलयन का वह भाग, विलयन का वह भाग, विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो आपसे मान लो कोई पूछ ले कि विलयन के कितने भाग होते हैं, तो आप कहोगे कि विलयन के दो भाग होते हैं, एक भाग को विलेय कहते हैं और दूसरे भाग को विलायक कहते हैं। विलेय क्या होता है, विलयन का वह भाग जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो उसे क्या कहा जाता है, विलेय कहा जाता है। और विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, ज्यादा बढ़िया होगा, सामान्यतः शब्द और जोड़ दे इसके अंदर, वह भाग जो सामान्यतया अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो एक होता है विलेय, एक क्या होता है,
विलायक। ठीक है, विलेय जो कम मात्रा में हो और विलायक जो सामान्यतया अधिक मात्रा में हो उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया था अभी मैंने, वापस से ले लेता हूं। हमने ग्लूकोज को जल में घोल दिया और ग्लूकोज को जल में घोल करके एक समांगी मिश्रण बन गया, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा कम होगी और जल की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ग्लूकोज क्या होगा, विलेय होगा, और जल क्या होगा, जल सर्वविलायक होगा, क्योंकि जल क्या है यहाँ पर अधिक मात्रा में। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस पदार्थ को घोला जाता है वो विलेय होता है, और जिस पदार्थ में घोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जिस पदार्थ में हम घोलेंगे वो सामान्यतया अधिक मात्रा में होगा, और जिस पदार्थ को हम घोलेंगे वो कम मात्रा में होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, विलेय। तो जिसका नाम छोटा है वो कम मात्रा में होगा और जिसका नाम बड़ा है वो अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की जो बेसिक बात थी वो हमने कर ली। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। देखिएगा, एक होता है कोलाइडी विलियन, एक होता है कोलाइडी विलियन और एक हमने अभी पढ़ा विलियन। दोनों में क्या अंतर है देखिएगा, आपने नाम सुना होगा। एक तो होता है विलियन जो अभी अपन ने पढ़ा, एक होता है कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन आरपीएससी में यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है। एक होता है विलियन, एक होता है कोलाइडी विलियन। जो विलियन होता है उसे वास्तविक विलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्तविक विलियन भी कहा जाता है। एक होता है विलियन जिसे क्या कहते हैं, वास्तविक विलियन भी कहते हैं। एक होता है कोलाइडी विलियन और एक और विलियन होता है जिसका नाम होता है निलंबन। क्या होता है, निलंबन, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंशन। इसको कहा जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना। एक तो होता है विलियन जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसे वास्तविक विलियन भी कहते हैं। एक होता है कोलाइडी विलियन, एक होता है निलंबन। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको ये बताना है कि इन तीनों में क्या अंतर है, कि विलियन में, कोलाइडी विलियन में और निलंबन में क्या अंतर है। देखिएगा, सबसे पहली बात, जो विलियन या वास्तविक विलियन होता है ना, ये समांगी होता है। ये कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है। ये समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। विलियन या जो विलियन या जो वास्तविक विलियन है, ट्रू सॉल्यूशन, क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे, सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। ये कैसा होता है, ये समांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है। अर्थात यहाँ पर विलेय पदार्थ जो है वो विलायक में एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है, मतलब अच्छे से घुला हुआ रहता है। ठीक है, कोलाइडी विलियन और निलंबन, ये दोनों जो विलियन है ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। कैसे होते हैं, विषमांगी मिश्रण। निलंबन भी क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी विलियन हमारे सिलेबस में है, तो कोलाइडी विलियन जब हम सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर कोलाइडी विलियन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं जो आरपीएससी अक्सर यहां से पूछती है। वो बात क्या है, सुनिएगा। यदि हम बात करें विलियन की, किसकी बात करें, विलियन की। विलियन में जो विलेय के कण होते हैं, विलियन में जो विलेय के कण होते हैं उन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम का होता है। विलियन में जो विलेय के कण होते हैं उन विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विलियन में विलेय के कणों का आकार, विलियन में विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार, विलियन में विलेय के कणों का आकार, काले पेन से शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको व्हाइट कर लेता हूं।
विलयन में विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम का होता है। 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो विलयन होता है ना, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? विलयन या फिर वास्तविक विलयन। विलयन या वास्तविक विलयन में जो विलेय के कण होते हैं उन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, विलेय के कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम का होता है। अब आरपीएससी क्या क्वेश्चन पूछती है, जो आरपीएससी का एक सदाबहार क्वेश्चन है, आरपीएससी का एक सदाबहार क्वेश्चन है, उसको मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। कोलाइडी विलयन जो होता है ना, इसमें विलेय के कणों का आकार कितना होता है? देखिएगा, कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है। यहाँ पर विलेय को विलेय ना कह के परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाता है और विलायक को विलायक ना कह के परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। यानी कोलाइडी विलयन के भी 2 भाग होते हैं। एक भाग जो कम मात्रा में हो उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, और एक भाग जो अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहा जाता है? परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षिप्त प्रावस्था विलेय के समान घटक है और परिक्षेपण माध्यम विलायक के समान घटक है। तो जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उसके कणों का आकार आपसे पूछा जाता है कि कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसको हम विलेय बोल सकते हैं सामान्य भाषा के अंदर, क्या बोल सकते हैं? विलेय के कणों का आकार या परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार, परिक्षिप्त परिक्षिप्त प्रावस्था किसके समान घटक है? विलेय के समान। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार, कणों का आकार बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का होता है। बहुत बार आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था, जो कि एक विलेय के समान घटक है, उन कणों का आकार कितना होता है? तो उन कणों का आकार होता है 1 से 1000 नैनोमीटर का। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का। यदि हम बात करें निलंबन की, निलंबन में विलेय पदार्थ के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से ज्यादा का होता है। निलंबन में विलेय पदार्थ के कणों का आकार, विलेय पदार्थ के कणों का आकार निलंबन में विलेय पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से अधिक का होता है। 1 नैनोमीटर से क्या होता है? अधिक का होता है। तो बताइएगा, एक तो होता है विलयन, कैसा मिश्रण होता है? समांगी। एक होता है कोलाइडी विलयन, कैसा मिश्रण होता है? विषमांगी। एक होता है निलंबन, कैसा मिश्रण होता है? विषमांगी। विलयन या वास्तविक विलयन में विलेय के कणों का आकार कितना होता है आपसे पूछ ले अगर, तो आपका आंसर होगा 1 नैनोमीटर से कम। यदि आपसे पूछ ले कि कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों का आकार कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का। और यदि आपसे पूछ ले कि निलंबन में या सस्पेंशन में विलेय पदार्थ के कणों का आकार कितना होता है, तो आपका आंसर कितना होगा? आपका आंसर क्या होगा? 1 नैनोमीटर
सॉरी यहाँ पे मैंने 1 नैनोमीटर लिख दिया, 1000 नैनोमीटर से अधिक, 1000 नैनोमीटर से अधिक। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। कोलाइडी विलयन में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, निलंबन में 1000 नैनोमीटर से अधिक, और विलयन में 1 नैनोमीटर से कम। अब देखिएगा, विलयन का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, हालांकि हम इसके खूब सारे एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे। जैसे ग्लूकोज को किसमें घोला? जल में, ग्लूकोज को जल में। तो ग्लूकोज और जल का जो मिश्रण है ना, वो समांगी मिश्रण होगा, और यहाँ पर जो ग्लूकोज के कण होंगे उनका आकार विलयन में कितना होगा? 1 नैनोमीटर से कम का, 1 नैनोमीटर से क्या होगा? कम होगा। कोलाइडी विलयन की यदि हम बात करें तो इसका एक एग्जांपल है जैसे धुआं। हालांकि कोलाइडी विलयन को हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में है सरफेस केमिस्ट्री। धुआं है, धुएं में क्या होता है? कार्बन के कण वायु में उपस्थित होते हैं। कार्बन के कण किस में उपस्थित होते हैं? वायु में। तो ये जो कार्बन के कण है ना, इन कणों का जो आकार है वो कितना होता है? 1 से 1000 नैनोमीटर का, है ना। और एक क्या है अपना? निलंबन। निलंबन में विलय के कणों का आकार कितना होता है? 1000 नैनोमीटर से अधिक। जैसे इसका एग्जाम्पल है मिट्टी प्लस कंकड़। मिट्टी में क्या उपस्थित है? कंकड़। तो यहाँ पर जो कंकड़ है उनका आकार कितना हो जाएगा? 1000 नैनोमीटर से अधिक। तो बताइएगा, हम यदि बात करें कि कणों के आकार के आधार पर जो मिश्रण है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो कणों के आकार के आधार पर मिश्रण कितने प्रकार के हो गए? 3, विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन। सर आरपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? आरपीएससी में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कोलाइडी विलयन में विलय के कणों का आकार कितना होता है? 1 से 1000 नैनोमीटर। कुछ बुक्स में आपको 1 से 100 नैनोमीटर मिलेगा, लेकिन वो आंसर गलत है। आरपीएससी के अनुसार और एनसीईआरटी के अनुसार विलय के कणों का आकार या परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार किसमें? कोलाइडी विलयन में कितना होता है? 1 से 1000 नैनोमीटर। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आरपीएससी जनरली नैनोमीटर में ऑप्शन नहीं देती है। वो या तो ऑप्शन आपको देती है मीटर में, या फिर वो आपको ऑप्शन देती है सेंटीमीटर में। किस में देगी? या तो मीटर में देती है या किस में देती है? सेंटीमीटर में। तो आपको नैनोमीटर को मीटर में या सेंटीमीटर में चेंज करना आना चाहिए। आपको याद यही रखना है, क्योंकि याद रखने में आसान है। 1 से 1000 नैनोमीटर, है ना। अब इसको मीटर में चेंज करके देखते हैं, इसको सेंटीमीटर में चेंज करके देखते हैं। देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि कोलाइडी विलयन में विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कितना होता है? 1000 नैनोमीटर का। 1 नैनोमीटर से कितना होता है? 1000 नैनोमीटर का। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की घात माइनस 9 मीटर। तो बताओ, इस 1 नैनोमीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 10 की घात माइनस 9 मीटर से, बताओ, है ना। 1000 नैनोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? तो 1000 से इसको क्या कर दो? गुणा कर दो। तो बताओ, 1000 से जब इसको गुणा करोगे आप, भाई 1 नैनोमीटर में 10 की घात माइनस 9 मीटर है, तो 1000 में कितने होंगे? 1000 में होंगे 10 की घात माइनस 6 मीटर। तो कभी कभी आरपीएससी ये वाला ऑप्शन आपको वहां पर देती है एग्जाम के अंदर। अब मुझे एक बात बताइएगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बताओ, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो हम इसको 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से इसको गुणा करो, तो 10 की घात माइनस 9 को यदि आप 100 से गुणा करते हो तो 10 की घात माइनस 7 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर से 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर। इसको भी 100 से गुणा करोगे तो बताओ, सेंटीमीटर में कणों का आकार कितना हो गया? 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर से 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर।
अब बात आती है कि सर हम कौन सा वाला याद करें, हम तीनों याद करें क्या? नहीं, आपको एक ही याद करना है और वो वाला आंकड़ा आपको याद करना है जो सबसे सरल है। और सबसे सरल क्या है बच्चों? 1 से 1000 नैनोमीटर, है ना। और जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो आप इसको किस में चेंज करेंगे? इसको आप मीटर में चेंज करेंगे। किससे गुणा करके? 10 की घात -9 से। और आवश्यकता पड़े तो मीटर को किस में चेंज करोगे? सेंटीमीटर में। आरपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, आरपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। अभी जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम लगा था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कोलाइडी विलयन में कणों का आकार। हालांकि कोलाइडी विलयन को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब हम सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे विलयन के प्रकार। अगला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार देखिएगा, विलयन के प्रकारों को समझाने के लिए कुछ आधार बनाए गए हैं। उन आधारों के आधार पर हम विलयन के प्रकार बताते हैं। तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो पहला जो आधार है वो है अवयवों की संख्या के आधार पर। नंबर 1 है अवयवों की संख्या के आधार पर। 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 यदि हम अवयवों की संख्या के आधार पर देखें तो जो विलयन होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 द्विअंगी विलयन, नंबर 2 त्रिअंगी विलयन और नंबर 3 बहुअंगी विलयन। बहुत सामान्य सी बात है ना, कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है ना। बेसिक आपको पढ़ाया जा रहा है, जीरो से आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपको ये बातें बतानी पड़ रही है, वरना इन बातों को बताने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। सर द्विअंगी विलयन क्या होता है? जिसमें 2 अवयव उपस्थित हो। जिसमें कितने अवयव उपस्थित हो? 2 अवयव। तो नंबर 1 है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन वह विलयन होता है जिसमें 2 अवयव उपस्थित होते हैं। जिसमें कितने अवयव उपस्थित होते हैं? 2 अवयव। जैसे हमने NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो NaCl एक अवयव हो गया और दूसरा अवयव क्या हो गया? जल हो गया। तो ये विलयन कैसा है? द्विअंगी विलयन है। और हमारे सिलेबस में केवल द्विअंगी विलयन ही है। इसका मतलब आगे हम केवल कौन से प्रकार के विलयनों की बात करने वाले हैं? द्विअंगी विलयनों की। इसके बाद में बी है त्रिअंगी विलयन। सर त्रिअंगी विलयन क्या होता है? नाम से स्पष्ट है कि इसमें कितने अवयव उपस्थित होते हैं? इसमें 3 अवयव उपस्थित होते हैं। 3 अवयव क्या होते हैं? उपस्थित। 3 अवयव उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहेंगे? त्रिअंगी विलयन कहेंगे। जैसे मैंने एक विलयन बनाया जिसमें जल में मैंने ग्लूकोज को घोला, जल में मैंने किसको घोला? ग्लूकोज को घोला, और उसके बाद में मैंने इसके अंदर NaCl घोल दिया, है ना। तो बताओ कितने अवयव हो गए? NaCl, ग्लूकोज और जल। NaCl, ग्लूकोज और जल,
यहाँ पर 3 अवयव उपस्थित है, लेकिन भाग अभी भी कितने हैं? 2। आपसे पूछ ले कि विलयन के भाग कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, एक विलय होता है और एक क्या होता है? विलायक। अब देखिएगा, विलायक जो होता है उसकी संख्या हमेशा 1 होती है, लेकिन विलय की संख्या 1 से क्या हो सकती है? ज़्यादा, इसलिए अवयवों की संख्या 2 से ज़्यादा संभव है। तो बताओ इसमें ये क्या है? ये विलय है, ये भी क्या है? विलय, और ये क्या है? विलायक। ये विलय है, ये भी विलय है, और ये क्या है? विलायक है। ठीक है, तो बताओ कितने अवयव हो गए? 3 अवयव हो गए। विलय की संख्या 1 से ज्यादा संभव है यदि अवयवों की संख्या 2 से क्या है? ज्यादा। और विलायक कितना है? 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे सी, बहुअंगी विलयन। बहुअंगी विलयन। बहुअंगी विलयन क्या होता है? जिसमें उपस्थित अवयवों की संख्या 3 से अधिक होती है। 3 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं। तीन से अधिक क्या होते हैं? अवयव उपस्थित। जैसे हमने NaCl, ग्लूकोज और सुक्रोज, इन तीनों को किस में घोल दिया? जल में घोल दिया। तो बताओ यहां पर कितने अवयव उपस्थित हो गए? अवयव 4 हो गए, 1 2 3 4, लेकिन भाग अभी भी कितने हैं? 2, एक विलय और एक विलायक, है ना। अब ये तीनों है ना, ये तीनों क्या है? विलय है, और ये क्या है? विलायक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत आसान सी बात है, बहुत बेसिक बात है। 0 से आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ये बातें बतानी पड़ रही है, बाकी इनमें कोई विशेष बात नहीं है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं दूसरा आधार, है ना। दूसरा आधार क्या है? देखिएगा, दूसरा आधार है विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर। विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर। देखिएगा, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं, बताना जरा। तो देखो, नंबर 1 जो है उसे हम कहते हैं तनु विलयन। नंबर 2 है, उसका नाम है सांद्र विलयन। नंबर 3 है, उसका नाम है संतृप्त विलयन। नंबर 4 है असंतृप्त विलयन। नंबर 5 है अति संतृप्त विलयन। क्या नाम है? अति संतृप्त विलयन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, तनु विलयन। देखिएगा, तनु विलयन इंग्लिश में कहते हैं इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन इंग्लिश में से कहा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिएगा, तनु विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। तो तनु विलयन क्या होता है? वह विलयन
जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है। क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। क्या होता है तनु विलयन? वापस से सुन लीजिएगा। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो वो गलत होगा। क्या? कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है, ये गलत है। सही क्या है? कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा जो है वो विलायक की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। उसे क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। ठीक है। नंबर 2 है सांद्र विलयन। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्संट्रेट सॉल्यूशन। कॉन्संट्रेट सॉल्यूशन। सर ये क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा तनु विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, तनु विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। तो पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा तनु विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। तो तनु विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो, उसे तनु विलयन कहा जाता है। और यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा तनु विलयन की अपेक्षा अधिक है तो वो विलयन क्या हो जाएगा? सांद्र। एक्चुअल में होता क्या है? कोई पर्टिकुलर एक विलयन आपके सामने रखा हुआ है, उस विलयन को आप ये नहीं बोल सकते कि ये तनु होगा या सांद्र होगा। एक्चुअल में इनका कंपैरिजन किया जाता है। क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। मान लीजिएगा आपके सामने 2 विलयन रखे हुए हैं। एक विलयन में 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी घुली हुई है और दूसरे एक विलयन में 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम चीनी घुली हुई है। कितने ग्राम चीनी घुली हुई है? 20 ग्राम। एक में कितनी घुली हुई है? 10 ग्राम। एक में कितनी घुली हुई है? 20 ग्राम। दोनों में जो विलायक है उनकी मात्रा कितनी है? 100 ग्राम। तो यहां पर विलयन जिसमें 10 ग्राम चीनी है ना, वो क्या होगा? तनु किसके सापेक्ष? दूसरे वाले के सापेक्ष, जिसमें कितनी घुली हुई है? 20 ग्राम। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर एक विलयन को देख करके ये नहीं कह सकते कि ये तनु होगा या सांद्र होगा। इनकी आपस में क्या की जाती है? कंपैरिजन की जाती है। यदि एक विलयन आपके सामने ऐसा है जिसमें 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी घुली हुई है और दूसरा विलयन ऐसा है जिसमें 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम चीनी घुली हुई है, तो जो 20 ग्राम वाला है ना, वो 10 ग्राम वाले की तुलना में क्या है? सांद्र है। और जो 10 ग्राम वाला है वो 20 ग्राम वाले की तुलना में क्या है? तनु है। अब मान लीजिएगा एक और विलयन हमने बनाया जिसमें 30 ग्राम चीनी घोल दी 100 ग्राम के अंदर, तो अब जो 30 ग्राम वाला है वो क्या होगा? सांद्र होगा। और बाकी दोनों उस तीसरे की तुलना में क्या होंगे? तनु होंगे। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स नहीं है कि इतना ही आपको विलेय घोलोगे तो तनु बनेगा और इतना आप घोलोगे तो सांद्र बनेगा। कंपैरिजन किया जाता है। तो तनु विलयन की परिभाषा क्या होती है? जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो उसे तनु कहते हैं। और सांद्र विलयन का मतलब होता है वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा तनु विलयन की अपेक्षा क्या हो? अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया इस आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तनु विलयन, नंबर 2 क्या हो गया? सांद्र विलयन। इसके बाद में नंबर 3 देखिएगा, नंबर 3 का नाम है संतृप्त विलयन। क्या नाम है? संतृप्त विलयन। इंग्लिश में इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम तो हमने सुना है, मतलब भी हम जानते हैं, आप बता दीजिएगा एक बार क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है। मान लीजिएगा आपके पास में 1 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है? 1 लीटर पानी। अब आपने उस 1 लीटर पानी में चीनी घोलना प्रारंभ किया। क्या घोलना प्रारंभ किया? चीनी, है ना। 1 लीटर पानी में आपने चीनी घोलना प्रारंभ किया और वो 1 लीटर पानी कमरे के ताप पर उपस्थित है, मतलब उसका तापमान फिक्स है, निश्चित है। ना तो तापमान बढ़ रहा है ना तापमान घट रहा है, फिक्स है। अब आपने उसके अंदर चीनी घोलना प्रारंभ किया, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब चीनी घुलना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। जैसे ही चीनी घुलना बंद होगी तो वो जो विलयन बना है जिसमें चीनी की अधिकतम मात्रा आप घोल चुके हो, उस विलयन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। तो परिभाषा क्या होगी? वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, या फिर जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोला जाना संभव नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन का मतलब एक निश्चित ताप पर उसमें जितना ज्यादा विलेय घुल सकता था वो आपने घोल दिया, अब इसमें और अधिक विलेय पदार्थ घोलना संभव नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि भैया तापमान का मान क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। अगर तापमान फिक्स नहीं है, ऐसे तो आप तापमान बढ़ा के और ज्यादा चीनी घोल दोगे उसके अंदर, तो तापमान क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। तो एक निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है। वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है, उस विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात? क्या कहते हैं इसको? संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे नंबर 4, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है सर?
वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जाना संभव हो उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। यानी विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। यानी उसमें अभी और अधिक विलेय क्या किया जा सकता है, घोला जा सकता है, यानी उसमें अधिकतम मात्रा उपस्थित नहीं होती। ऐसा विलयन क्या कहलाता है, ऐसा विलयन कहलाता है सर असंतृप्त विलयन। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती हो, जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती हो एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती हो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती हो एक निश्चित ताप पर उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, इंग्लिश का नाम मैं लिख दूं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो असंतृप्त विलयन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक निश्चित ताप पर यदि आप और अधिक विलेय उसमें घोल पा रहे हो, किसमें, विलायक में, तो इसका मतलब वो जो विलयन है ना, वो विलयन अभी असंतृप्त है और अधिक विलेय उसमें भी घुलना संभव है एक निश्चित ताप पर। इसके बाद में नंबर 5 है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इसका मतलब देखिएगा क्या है, इसका मतलब वो देखिएगा। मान लीजिएगा आपके पास में 1 लीटर पानी है, कितने डिग्री सेल्सियस पर है, मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस पर है। कितने डिग्री सेल्सियस पर है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। आपने उसमें चीनी घोलना प्रारंभ किया, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि चीनी घुलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो अब जो विलयन बना वो विलयन कौन सा है, संतृप्त विलयन है। अब आपने क्या किया कि उस विलयन का टेम्परेचर इंक्रीज किया, तापमान का मान आपने क्या किया, बढ़ाया। तो जैसे ही आप तापमान बढ़ाओगे तो अब इसमें और अधिक विलेय घुल सकता है। आपने क्या किया, थोड़ा बहुत विलेय यानी ग्लूकोज या जो भी चीनी आप उसमें घोल रहे थे उसमें और आपने घोल दी। तो अब जो विलयन बना उसमें बताओ विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक है या नहीं है, है सर। तो इस प्रकार का विलयन क्या होगा, अति संतृप्त। लेकिन एक विशेष बात, वो क्या सर, वो ये कि ये विलयन अस्थायी होता है। जैसे ही टेम्परेचर वापस 25 डिग्री सेल्सियस आएगा तो जो आपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज या चीनी घोली थी वो निकल के वापस क्रिस्टलीकृत हो जाएगा। तो बताओ ये विलयन अस्थायी होता है कि नहीं होता,
क्योंकि आप इसमें जो विलेय पदार्थ अतिरिक्त रूप से घोल रहे हो वो जबरदस्ती घोल रहे हो। जबरदस्ती कैसे? क्योंकि तापमान को बढ़ा के घोल रहे हो। तो ऐसा विलयन क्या होता है? अति संतृप्त विलयन होता है। तो हम क्या कहेंगे? विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। उसे कहते हैं अति संतृप्त विलयन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो विलयन वाले चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपसे की कि तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है और अति संतृप्त विलयन क्या होता है। अति संतृप्त विलयन जो होता है वो बताओ स्थायी है कि अस्थायी है? सर ये तो अस्थायी होगा। क्यों होगा अस्थायी? क्योंकि आप जैसे ही टेम्परेचर को वापस रूम टेम्परेचर पे लेके आओगे जहाँ से आपने उसको गर्म करना प्रारंभ किया था, तो ये जो विलयन है इसमें जो आपने अतिरिक्त विलेय पदार्थ घोला वो वापस निकल के बाहर आ जाएगा। तो बताओ ये विलयन की कैसी अवस्था है? अस्थायी अवस्था। तो ये मान लो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा विलयन निम्नलिखित में से अस्थायी होता है। तो अति संतृप्त विलयन जो होता है ना वो कैसा होता है? अस्थायी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूं और वो बात क्या है कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर अपन अब चर्चा करेंगे, जहां से आरपीएससी क्वेश्चन पूछती भी है। किसके आधार पे? मैंने आपको बताया विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। देखिएगा यदि हम बात करें विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकारों की, तो इस आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं जिनको आगे 9 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिएगा पदार्थ जो होता है यदि हम उसकी अवस्थाओं की बात करें तो हम जानते हैं पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। मुख्य रूप से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती है। हालांकि वर्तमान में पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। चौथी अवस्था प्लाज्मा है और 5वीं अवस्था BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। लेकिन हमारे फिलहाल यहाँ पर 3 अवस्थाएं काम में आने वाली है जो पदार्थ की मुख्य रूप से होती है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर गैस, 3 गैस।
ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। तो हम बात कर रहे हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, तो बताओ विलायक की भी कितनी भौतिक अवस्थाएं संभव है? मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो विलयन जो है वो कितने प्रकार का होगा? विलयन 3 प्रकार का होगा, जिसे हम आगे 9 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। इसको समझने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, क्रम संख्या। आरपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछती है विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। यहां पे मैंने लिखा विलायक, यहां मैंने लिखा विलेय और यहां मैंने लिखा उदाहरण। ठीक है, है ना। आरपीएससी यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है वो अभी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, जिनको आगे 9 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 3 भाग, 3 प्रकार कौन कौन से हैं देखिएगा। नंबर 1 है ठोस विलयन, नंबर 1 क्या है? ठोस विलयन। नंबर 2 है द्रवीय विलयन, और नंबर 3 है गैसीय विलयन। ठोस विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो, उसे हम कहते हैं ठोस विलयन। द्रव विलयन या द्रवीय विलयन क्या होता है? लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें विलायक कौन सी अवस्था में हो? द्रव अवस्था में। और गैसीय विलयन क्या होता है? जिसमें विलायक कौन सी अवस्था में हो? गैस अवस्था में। तो ठोस विलयन क्या होता है? जिसमें विलायक कौन सी अवस्था में हो? ठोस अवस्था में। द्रवीय विलयन में विलायक क्या होगा? द्रव होगा। आरपीएससी ने यहां से एक बार क्वेश्चन पूछ भी रखा है, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि हमें ये सरल सी लगती है, लेकिन एग्जाम में जाके हमारे कई बार हमारी ये जो छोटी सी बात है ये हमारी दिक्कत कर देती है। तो इसको थोड़ा सा आप लाइटली लान लें, आपको इसको अच्छे से देख लेना है एक बार। गैसीय विलयन क्या होता है? जिसमें विलायक क्या हो? गैस। ठीक है, अब देखिएगा, यदि हम ठोस विलयन की बात करते हैं तो उसमें विलायक ठोस होता है, लेकिन विलेय पदार्थ जो है ना वो ठोस, द्रव और गैस तीनों संभव है। तो हम यहां पर लिखेंगे विलेय पदार्थ कौन कौन से संभव है? ठोस, द्रव और गैस। यहां पर भी विलेय पदार्थ कौन कौन से संभव है? ठोस, द्रव और गैस। और यहां पर भी विलेय पदार्थ कौन कौन से संभव है? ठोस, द्रव और गैस। अब देखिएगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है देखिएगा, ठोस को ठोस में घोला। भाई विलेय को विलायक में घोलते हैं कि नहीं घोलते? विलेय को किस में घोलते हैं? विलायक में। तो द्रव को ठोस में घोला, गैस को किस में घोला? ठोस में। ठोस को द्रव में, द्रव को द्रव में, गैस को द्रव में, ठोस को गैस में, द्रव को गैस में, गैस को गैस में। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। किसके एग्जाम्पल की? ठोस को ठोस में घोला, इसका एग्जाम्पल होता है मिश्र धातुएं, एलॉयज। मिश्र धातुएं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं पीतल का। पीतल में क्या होता है? पीतल होता है कॉपर और जिंक का समांगी मिश्रण, कॉपर प्लस जिंक। तो बताइएगा, दोनों ही क्या है? कॉपर भी ठोस है, जिंक भी ठोस है। इसका मतलब मिश्र धातु किसका एग्जाम्पल हो गया? ठोस का ठोस
ठोस में। मिश्र धातु समांगी मिश्रण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, ये मिश्र धातु क्या होता है, समांगी मिश्रण। द्रव को किसमें घोला, ठोस में। द्रव को किसमें घोला, ठोस में। जैसे इसका एग्जाम्पल है सोडियम अमलगम, NaHG। सोडियम अमलगम का मतलब होता है NaHG, यानी सोडियम और मरकरी जो है उसका जो मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है, सोडियम अमलगम कहा जाता है। यहाँ पर जो आपका मरकरी है वो तो क्या है, विलेय यानी द्रव है, और जो सोडियम है वो आपका क्या है, ठोस है, यानी क्या है, विलायक है। ठीक है, तो सोडियम अमलगम यानी NaHG किसका उदाहरण हो गया, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण हो गया जिसमें विलेय पदार्थ क्या है, द्रव, यानी मरकरी जो है वो तो द्रव है, यानी वो तो विलेय हो गया, वो तो क्या हो गया, विलेय, और आपका जो सोडियम है वो क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, गैस को किसमें खोला आपने, ठोस में। इसका एग्जाम्पल है PT या PD प्लस H2, PT या PD प्लस H2 है ना, ये इसका क्या है एग्जाम्पल। यहाँ पे H2 क्या है, विलेय यानी गैस हो गई, और PT या PD जो है वो क्या है, विलायक, यानी वो क्या हो गया, ठोस हो गया। एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर कि हाइड्रोजन जो गैस है ना वो PT या PD की धातु की जो सतह होती है उस पर जाकर के क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। जैसे ये प्लेटिनम धातु है ना, इसकी ये सतह, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाता है, अधिशोषण हो जाता है। इस अधिशोषण होने के बाद में जो मिश्रण बन रहा है उस मिश्रण को हम कहेंगे एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ गैस है और विलायक क्या है, ठोस है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस का PT या PD की सतह पर एकत्रित होना क्या कहलाता है। तो वैसे ये अधिशोषण है, वैसे ये क्या है, अधिशोषण। सर अधिशोषण का मतलब क्या होता है और अवशोषण का क्या मतलब होता है सर, दोनों में क्या अंतर होता है। तो मैं एक व्यवहारिक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको मैंने पानी में डाला और डाल के तुरंत बाहर निकाल लिया, डाल के मैंने तुरंत उसको क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। बताओ लकड़ी का टुकड़ा ऊपर से गीला हो जाएगा ना, ऊपर से गीला हो जाएगा, अंदर से तो गीला नहीं होगा। इसका मतलब ये जो प्रक्रिया है ना, ये बाहरी सतह का आकर्षण है। जल जो है वो लकड़ी के टुकड़े की बाहरी सतह पर चिपक गया, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अधिशोषण। यदि उसी लकड़ी के टुकड़े को पानी में डाल के रात भर छोड़ दो और दूसरे दिन सुबह उसे बाहर निकालो, तो आप क्या देखोगे कि जो जल है वो लकड़ी के टुकड़े के अंदर तक चला गया। इसका मतलब ये प्रक्रिया क्या है, अवशोषण। अवशोषण में सतह पर तो होता ही है और साथ में अंदर भी होता है, यानी उस पदार्थ का अंदर भी प्रवेश हो जाता है। तो अवशोषण का मतलब बाहर और अंदर दोनों, और अधिशोषण का मतलब केवल बाहर बाहर। तो बताओ हाइड्रोजन गैस PT या PD की सतह पर क्या हो रही है, अधिशोषित हो रही है, और इस अधिशोषण को ऑक्लूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्लूजन। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, ऑक्लूजन। क्या प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि हाइड्रोजन गैस का PT या PD की सतह पर एकत्रित होना कहलाता है। पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है अधिशोषण और दूसरा आपको दिया जाता है ऑक्लूजन, तीसरा अवशोषण, चौथा कुछ और अगला दे देगा, कोई नहीं दे देगा। तो यहाँ पर अधिशोषण है ये, लेकिन यहाँ पर अधिशोषण जो है उससे ज्यादा सही उत्तर क्या है, ऑक्लूजन। सर ऑक्लूजन क्या है, ऑक्लूजन अधिशोषण ही है। कब, जब कोई गैस किसी धातु की सतह पर अधिशोषित होती है तो उस अधिशोषण को अधिशोषण ना कह के क्या कहा जाता है, ऑक्लूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्लूजन कहा जाता है। तो किसी गैस का धातु की सतह पर अधिशोषित होना क्या कहलाता है, ऑक्लूजन। तो अधिशोषण और ऑक्लूजन दोनों ऑप्शन में है, तो अधिशोषण आंसर नहीं लगाना, क्या आंसर लगाना है, ऑक्लूजन। पूछा जा चुका है एक बार ये क्वेश्चन। तो बताओ तीनों एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे द्रव विलयन की। देखिएगा द्रव विलयन में क्या होता है, विलायक द्रव होता है, विलेय, ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकते हैं। ठोस को किसमें घोला, द्रव में। जैसे एग्जांपल है इसका ग्लूकोज प्लस जल, ग्लूकोज प्लस जल। द्रव को किसमें घोला, द्रव में। जैसे एथेनॉल
प्लस वाटर या जल, है ना। एथेनॉल भी जल है और एथेनॉल भी द्रव है और जल भी क्या है, द्रव है। गैस को किस में घोला, द्रव में, जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन यानी O2 प्लस H2, है ना। तो यहाँ से बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं ये, इसलिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं आता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है। अब देखिएगा, ठोस को किस में घोला, गैस में। इसका एग्जाम्पल है कपूर प्लस नाइट्रोजन। कपूर प्लस नाइट्रोजन, कपूर तो यहाँ पे हो गया ठोस और नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हो गई, गैस, यानी नाइट्रोजन विलायक हो गया और कपूर क्या हो गया, विलेय हो गया। द्रव को किस में बोला, गैस में। क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म को हमने किस में बोला, नाइट्रोजन में। तो ये क्या हो गया, एक ऐसा गैस विलयन जिसमें विलेय पदार्थ क्या है, द्रव है। अब देखिएगा, गैस को किस में बोला, गैस में, जैसे O2 प्लस N2 का मिश्रण, ठीक है। तो बताओ, यदि आपसे पूछ ले कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, आप कहोगे 3 प्रकार के होते हैं, जिनको आगे कितने भागों में बांटा गया है, 9 भागों में आगे वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इनमें से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और 2 एग्जाम्पल ये और एक ये वाला भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, वापस से देखिएगा एक बार, ठोस को किसमें बोला, ठोस में मिश्र धातुएं, जैसे पीतल, कॉपर प्लस जिंक। मिश्र धातु जो होती है वो समांगी मिश्रण होती है, याद रखिएगा। सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम यानी सोडियम और पारे का मिश्रण। यहां पर आपको एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अधिकांश धातुएं पारे के साथ अमलगम का निर्माण करती है। अधिकांश धातुएं पारे के साथ अमलगम का क्या करती है, निर्माण। लेकिन 4 धातुएं ऐसी है जो जनरली, 4 धातुएं ऐसी है जो पारे के साथ अमलगम नहीं बनाती। कौन कौन सी है, आयरन, टंगस्टन, प्लेटिनम और टेंटेलम। ये 4 धातुएं ऐसी है जो पारे के साथ क्या नहीं बनाती, अमलगम का निर्माण नहीं करती। आपसे आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप आयरन तो जरूर याद रखें। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु पारे के साथ अमलगम का निर्माण नहीं करती, तो वहां पे आपको ऑप्शन में आयरन मिल सकता है, हो सकता है आपको प्लेटिनम दे दे, हो सकता है आपको टंगस्टन दे दे, हो सकता है आपको टेंटेलम दे दे, लेकिन जनरली जो ऑप्शन में दिया जाता है वो आयरन होता है। तो बताओ, ये 4 धातुएं हैं जो पारे के साथ अमलगम का निर्माण नहीं करती। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण जिसमें विलेय पदार्थ क्या है, गैस है। तो बताओ वो क्या हो जाएगा, Pt या Pd प्लस H2। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्लूजन कहते हैं। ग्लूकोज प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल, O2 प्लस H2। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कपूर को किस में बोला, नाइट्रोजन में। कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर कपूर नाइट्रोजन में कैसे घुलेगा, तो कपूर जो है उसका आपको पता है ऊर्ध्वपातन होता है, सब्लिमेशन होता है। जब आप कपूर को गर्म करते हो, कपूर को आप गर्म करते हो तो कपूर की वाष्प बनती है, वो वाष्प नाइट्रोजन में घोल दी जाती है, ठीक है। द्रव को किस में घोला, गैस में। तो द्रव को गैस में किस प्रकार घुलेगा, द्रव को वाष्प बना के नाइट्रोजन गैस में हम घोल देंगे, O2 प्लस N2। तो ये हमने बात कर ली विलयन के प्रकारों की, किसके आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम शुरुआत करेंगे विलयन की सांद्रता से। जय हिंद, जय भारत।